हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। आज हम बिहार इलेक्शन की सीरीज का सेकेंड पार्ट करेंगे और जानेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि वो किसी इलेक्शन को डिले कर सके। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। अब इस वीडियो में हम एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड का ये आर्टिकल एनालाइज करेंगे। ये मुद्दा रेलेवेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से इलेक्शन कमीशन के साथ साथ गवर्नमेंट, बिहार की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी और जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो भी ये चाह रही हैं कि जो बिहार के इलेक्शंस हैं वो डिले हो जाएं कुछ समय के लिए। अब एक एक करके हम इलेक्शन कमीशन की पावर्स को एनालाइज करेंगे कि क्या वो ऐसा कर सकता है। सबसे पहले संविधान के प्रोविजंस को देखेंगे। ये इलेक्शन कमीशन का ऑब्लिगेशन है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में 5 साल पूरा होने से पहले इलेक्शंस करवा दे और ऐसे इलेक्शन जो लोकसभा या विधानसभा की एक्सपायरी डेट है उसके पहले 6 महीने के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। अब जनरली इलेक्शन कमीशन चुनाव ऐसे करवाता है कि जिस दिन पुरानी लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो रही हो उस दिन तक नई असेंबली उसकी जगह ले चुकी हो। बिहार के केस में जो लेजिस्लेटिव असेंबली की एक्सपायरी डेट है वो नवंबर 29 है, यानी कि नवंबर 29, 2020 से पहले नई लेजिस्लेटिव असेंबली आ जानी चाहिए। इसके अलावा यदि अर्ली डिसोल्यूशन होता है यानी कि लोकसभा या फिर विधानसभा समय से पहले भंग हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन को ये इंश्योर करना होता है कि उसके 6 महीने के भीतर नए इलेक्शंस करवा दिए जाएं। अब देखिए, कोई भी इलेक्शन कराने से पहले इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट्स को नोटिफाई करता है और इलेक्शंस उसी शेड्यूल पे चलते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस जहां पे हों, जैसे कि आज के समय में कोरोना वायरस पैंडेमिक, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि वो इलेक्शन को पोस्टपोन करे या फिर स्क्रैप भी कर सकती है। अब ये पावर इलेक्शन कमीशन को मिलती कहां से है, तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। इस आर्टिकल के अंडर में इलेक्शन कमीशन के पास सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल की पावर है किसी भी इलेक्शन के लिए जो कि पार्लियामेंट के लिए हो रहे हों, स्टेट के लेजिस्लेचर के लिए हो रहे हों, प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए हो रहे हों। इसके बाद जो क्लॉज 2 है उसमें इलेक्शन कमीशन का कॉम्पोजिशन दिया गया है। इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे और ये जो नंबर है ये प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। लेकिन ये सब चीजें पार्लियामेंट ने यदि कोई लॉ बनाया है इस विषय पे तो उसको ध्यान में रखते हुए की जाएंगी। आगे क्लॉज 3 के हिसाब से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के तौर पे काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कभी भी क्वेश्चन में चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन दिया हो या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर दिया हो तो उन दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा। अब क्लॉज 4 के हिसाब से प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन करके हर इलेक्शन से पहले रीजनल कमिश्नर्स को अपॉइंट कर सकें, जहां पे भी उनको लगता है कि रीजनल कमिश्नर्स का होना जरूरी है इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए। अब जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या फिर जो रीजनल कमिश्नर्स हैं इनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस और टेन्योर प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा यदि पार्लियामेंट ने इस विषय में कोई लॉ नहीं बनाया है। आगे चीजों को बैलेंस करने के लिए ताकि गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल ना रख सके इलेक्शन कमीशन के ऊपर, इस प्रोवाइजो में ये कहा गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही अपने ऑफिस से हटाया जा सकता है। यानी कि जो जो प्रोसीजर और जो जो कंडीशंस जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाने के लिए है वही चीजें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी लागू होंगी। इसके अलावा यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, लेकिन पार्लियामेंट की इस पावर पे भी एक बाउंडेशन है कि पार्लियामेंट जो कंडीशंस ऑफ सर्विस हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की उसको इस प्रकार से नहीं बदल सकता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में आ जाएं अपने अपॉइंटमेंट के बाद। अब यहाँ पे हमने सीईसी के रिमूवल की बात पढ़ी थी। आगे इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर्स के विषय में ये कहा गया है कि इनको तभी हटाया जा सकता है जब सीईसी इस विषय में सरकार को रिकमेंड करें या फिर पार्लियामेंट को रिकमेंड करें। इसके अलावा अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो वो प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को एडिशनल स्टाफ के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है ताकि इलेक्शन कमीशन सही से काम कर सके।
अब देखिए, आजकल टीवी डिबेट्स तक में पुराने केस लॉज की बात होती है और यूपीएससी के एग्जामिनेशंस में भी कई बार केसेस आते हैं। तो यहाँ पर हम आर्टिकल 324 से रिलेटेड कुछ केसेस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कन्हैया लाल उमर वर्सेस आर.के. त्रिवेदी का केस है 1985 का। इस केस में इलेक्शन की डेफिनेशन पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 324 में जो टर्म इलेक्शन है उसका बहुत ही वाइड स्कोप है और इसमें इलेक्शन की सारी प्रोसेसेस आ जाती हैं। मतलब ये इलेक्शन का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि जिस दिन वोटिंग हो रही हो वही है इलेक्शन, बल्कि जब से नोटिफाई किया जाता है इलेक्शन डेट को तब से लेकर और इलेक्शन रिजल्ट्स के डेट तक जो भी प्रोसेसेस हैं वो सब इलेक्शन में आएंगी। अब बात ये है कि ये जो टर्म है इलेक्शन, ये संविधान में कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है। आर्टिकल 324 पढ़ते समय हमने देखा कि काफी सारे चेक्स एंड बैलेंसेस दिए गए हैं जिसके तहत पार्लियामेंट लॉ बना सकता है इलेक्शन कमीशन के लिए। तो यहाँ पर जो केस है AC जोस वर्सेस शिवान पिल्लई, इसमें कहा गया है कि जो सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल वाली पावर दी गई है इलेक्शन कमीशन को, वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए किसी भी लॉ के ऊपर नहीं होगी। तभी हमने आर्टिकल 324 में सब्जेक्ट टू लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट इस फ्रेज को कई बार पढ़ा था। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट यदि इस विषय पे कोई लॉ बनाता है तो वो लॉ प्रिवेल करेगा इलेक्शन कमीशंस की पावर के ऊपर। अब केशव नंदा भारती वाले केस में हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि पार्लियामेंट बाय लॉ संविधान में ऐसे अमेंडमेंट नहीं कर सकता जो कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बिगाड़ दे। यहाँ पर गुजरात असेंबली का केस हुआ था 2002 का, जिसमें इसी बारे में बात की गई थी और कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन की पावर है इलेक्शन शेड्यूल को फिक्स करने वाली, ये एक्सक्लूसिवली इलेक्शन कमीशन के ही कार्य क्षेत्र में आएगी और इस पावर को इलेक्शन कमीशन से नहीं छीना जा सकता है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि पार्लियामेंट कोई लॉ बना दे जिसके तहत पार्लियामेंट इनडायरेक्टली जो इलेक्शन शेड्यूल है उसको कंट्रोल कर सके। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं इनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद 2006 का केस है कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है इलेक्शन से रिलेटेड या फिर इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, तो कमीशन को उस लॉ के तहत ही काम करना होगा और ऐसा नहीं होगा कि इलेक्शन कमीशन उस लॉ को ही वायलेट करने लगे। अभी जितने भी केस आपने पढ़े इनमें आपको लगा होगा कि ये केसेस एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि कोर्ट का यही काम है कि वो केस बाय केस इश्यूज को एड्रेस करे। और ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने एक बार जो चीज बोल दी वो समय के अंत तक अप्लाई होती रहेगी, बल्कि समय के साथ और जो कोर्ट के सामने केस है उसके हिसाब से कोर्ट अपने डिसीजंस को दे सकता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 153 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की। इस सेक्शन के अंतर्गत जो पोल पैनल है वो इलेक्शन को कंप्लीट करने के लिए टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन ये एक्सटेंशन असेंबली के डिसोल्यूशन के डेट से आगे नहीं जाना चाहिए। अब 1991 में इसका एग्जाम्पल हमको दिखा था, जहां पर राजीव गांधी जी की हत्या होने के बाद सेक्शन 153 रेड विद आर्टिकल 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ने जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस चल रहे थे उनको 3 हफ्तों के लिए स्थगित कर दिया था। इस साल भी मार्च में 18 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होना था, जिसको कि इलेक्शन कमीशन ने पोस्टपोन कर दिया था ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो इसलिए अब हम सेक्शन 153 को देख लेते हैं। इस सेक्शन के हिसाब से इलेक्शन कमीशन के पास पावर होगी कि वो इलेक्शन के कंप्लीशन का जो टाइम है उसको एक्सटेंड कर सकता है और इसके लिए उसको नेसेसरी अमेंडमेंट्स करने होंगे जो नोटिफिकेशन उसने जारी किया था अंडर सेक्शन 30, यानी कि चुनाव के विषय में जो भी नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया था उसमें अमेंडमेंट करके ही इलेक्शन कमीशन अपनी इस पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। अब यहाँ पर सेक्शन 153 के अलावा ये भी याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन सेक्शन 30 और सेक्शन 39 के अंतर्गत नोटिफिकेशंस जारी करता है और इस कार्य को करने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास सफिशिएंट रीजंस होने चाहिए। इस पूरे सेक्शन को लास्ट बार 1956 में अमेंड किया गया था। अब सवाल बनता है कि क्या इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस को पोस्टपोन कर सकता है बिहार के केस में? अब देखिए, सेक्शन 153 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो इलेक्शन के कंप्लीशन डेट को आगे बढ़ा सके, लेकिन ऐसा वो तभी कर सकता है जब उसने नोटिफाई कर दिया हो इलेक्शंस के विषय में।
दूसरी तरफ यदि इलेक्शन कमीशन को बिहार के इलेक्शंस को पोस्टपोन करना है तो उसे अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल करना होगा जो कि आर्टिकल 324 में दिए गए हैं, और इसके अंतर्गत इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा कि अभी वो इस स्थिति में नहीं है कि इलेक्शंस करवा सकें। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट मिलके ये डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में या तो स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है या फिर जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके टेन्योर को 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब ये एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड के आर्टिकल में एसके मेंदिरता के ओपिनियन को इंक्लूड किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन नहीं है कि कब इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस करवाने से मना कर सकता है। अब एसके मेंदिरता इलेक्शन कमीशन के फॉर्मर लीगल एडवाइजर हैं और इनके हिसाब से यदि कोई लीगल प्रोविजन इस विषय पे नहीं है तो इलेक्शन कमीशन कुछ चीजों को कंसिडर कर सकता है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, नेचुरल कैलामिटीज जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड्स एटसेट्रा, या फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस जो कि इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल से बाहर हों। फॉर एग्जाम्पल अभी जो कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है, इन्होंने ये भी बताया कि ऐसे केस में इलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से ग्राउंड लेवल की इंफॉर्मेशन लेता है और फिर डिसाइड करता है कि उसे इलेक्शंस करवाने हैं या फिर पोस्टपोन करने हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस इस पूरे मुद्दे का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।